नमस्कार। भारतीय साम्राज्यों की कहानी में आपका स्वागत है। भारतीय साम्राज्यों की कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत की सरताज बनती जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी, बक्सर को जीत लिया और अपनी धाक स्थापित करनी उसने शुरू कर दी थी। जाटों का अब सफाया हो चुका था, बंगाल भी अब तो नेस्तनाबूद हो चुका था और मराठे भी जो टक्कर दे सकते थे वो भी धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर जा रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब राज प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रही थी। कुछ छोटी मोटी रियासतें थी वो लगभग इसके कब्जे में अपने आप ही आती जा रही थी, लेकिन कुछ रियासतें थी जिन्होंने मजबूती के साथ उनका सामना किया था। ऐसी रियासतों के साथ देखें तो मैसूर और पंजाब की सिख रियासत थी। तो आज की भारतीय साम्राज्यों की कड़ी में हम अंग्रेजी सत्ता और मैसूर तथा पंजाब के सिख सरदारों का, उनके साथ संघर्षों का किस प्रकार का दौर था उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पहले मैसूर की बात करते हैं। मैसूर पहले विजयनगर राज्य के अधीन हुआ करता था। विजयनगर वो साम्राज्य जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था, और जब बाबर भारत में आया था उस वक्त मैसूर में कृष्णदेव राय एक मजबूत शासक था जो विजयनगर का था। बाबर ने भी लिखा है कि विजयनगर एक मजबूत साम्राज्य था। तो मैसूर उसी विजयनगर राज्य के अधीन हुआ करता था। 1612 ईस्वी में विजयनगर के राजा वेंकट द्वितीय ने राजा वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दे दी थी, और इसी वाडियार वंश के अंतिम राजा थे चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय। और उनके शासनकाल के अंदर राज्य की वास्तविक शक्ति राजा कृष्णराज द्वितीय के हाथ में न होकर देवराज और नंदराज दो मंत्रियों के हाथों में जा चुकी थी। और मैसूर पर इस समय मराठे भी लगातार आक्रमण कर रहे थे, और मराठों का आक्रमण है वो भी मैसूर को दिक्कत दे रहा था, जबकि निज़ाम है वो मैसूर को अपने अधिकार में मानता था। 1749 में ऐसा हुआ कि हैदर अली ने नंदराज के सैनिक अधिकारी के रूप में सैनिक जीवन की शुरुआत कर दी। देखिए, हैदर अली के दादा थे बहलोल लोधी, पंजाब से आकर गुलबर्गा में बस गए थे। 1755 में हैदर अली है वो सैनिक से डिंडीगुल का फौजदार बन गया, और 1755 में ही हैदर अली ने डिंडीगुल में ही तोप और गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया, और उसने अंग्रेज़ों के राइवल फ्रांसीसी की मदद ले ली थी। मैसूर पर निरंतर मराठा आक्रमण हो रहे थे, उसके कारण राजधानी भी श्रीरंगपट्टम पर मराठों के आक्रमण का भय लगातार बना रहता था। अतः हैदर अली ने 1761 में मैसूर के राज सिंहासन पर मराठा ब्राह्मण खंडेराव की मदद से अधिकार कर लिया। इस प्रकार मैसूर 1761 में हैदर अली के हाथों में आ गई, जो कि एक सैनिक के रूप में अपनी सेवा वहां से शुरू कर चुका था। हैदर अली पर 1764, 1766 और 1771 में मराठों के 3 आक्रमण हुए। फ्रांसीसी सेनापति दलातूर हैदर अली के अधीन कार्य किया करता था। इस प्रकार मैसूर को किसका सहयोग प्राप्त हो चुका था? फ्रांसीसियों का सहयोग प्राप्त हो चुका था। 1767 से 1769 ईस्वी के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति का एक परिणाम था। हैदर अली ने इसमें कूटनीति का प्रयोग किया और निजाम तथा मराठों को कूटनीति के द्वारा अपनी ओर मिला लिया। अंग्रेजों की अंत में पराजय हो गई और हैदर अली मद्रास तक पहुंच गया था। 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुई। इस प्रकार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है वो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। मद्रास की इस संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को सौंप दिए तथा एक दूसरे के शत्रुओं से रक्षा करने का भी
वचन दिया था। अंग्रेज़ों को युद्ध में हार जाने के रूप में एक बड़ी रकम भी हैदर अली को देनी पड़ी थी। इस प्रकार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज हल्के रह गए। मद्रास की संधि ने कुछ समय तक तो मैसूर और अंग्रेजों में शांति रखी, लेकिन यह लंबे समय तक रहने वाली शांति नहीं थी, क्योंकि प्रथम युद्ध की हार ने अंग्रेजों को यह बता दिया था कि दक्षिण में यदि उनका कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वो हैदर अली है। और वो ये भी जान चुके थे कि फ्रांसीसी है, उनका पक्ष भी हैदर अली की तरफ ही है। इसलिए 1773 में अंग्रेजों ने मैसूर की सीमा में जो फ्रांसीसियों की कोठी थी माहे, उस माहे पर अधिकार कर लिया। इसलिए हैदर अली ने अब निजाम और मराठों से संधि की और तीनों ने मिलकर 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और इसी के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो गई। लेकिन अंग्रेजों ने इस दूसरे युद्ध में बड़ी ही कूटनीति से सहारा लिया और कूटनीति के द्वारा निजामों और मराठों को अपने पक्ष में कर लिया और हैदर अली अकेला रह गया। इस समय कांजीवरम का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज जनरल बेली को हरा दिया और हराकर आरकाट या अरकाट पर कब्जा कर लिया। 1781 में जनरल आयरकूट आया। उसने पेट्रोनवा की लड़ाई लड़ी, सोलिदपुर की लड़ाई लड़ी और हैदर अली को हरा दिया। 1782 में पोली लोरल का युद्ध हुआ, जो कि अनिर्णायक युद्ध रहा था और इसी पोली लोरल युद्ध के दौरान ही हैदर अली युद्ध में बुरी तरीके से घायल हो गया था, जिसके कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। लेकिन हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने 1 साल तक युद्ध जारी रखा और उसने इस युद्ध के दौरान अंग्रेज ब्रिगेडियर मैथ्यूज को बंदी बनाने में भी सफलता प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार योग्य पिता का वो योग्य पुत्र साबित हुआ। लेकिन बाद में दोनों पक्षों में 1784 में मैंगलोर की संधि हो गई और इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए और इस समय बंगाल में जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग था, जिसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान का जन्म 1 दिसंबर 1751 ईस्वी को देवनहल्ली के अंदर हुआ था। देखिए, टीपू ने सुल्तान की उपाधि धारण की और 1787 ईस्वी में अपने नाम के सिक्के चलाए। खास बात यह थी कि टीपू सुल्तान एक योग्य व्यक्ति था और अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। उसने वर्ष और महीनों के हिंदी नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया और नए पंचांग को भी उसने शुरू किया था। उसकी सबसे बड़ी बात थी कि उसने 1784 ईस्वी में साम्राज्य को 7 प्रांतों में बांटा था और अपने प्रांतों को उसने आसपी टुकड़ी का नाम दिया था। टीपू के सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के भी चित्र अंकित थे। साथ ही साथ टीपू ने श्रृंगेरी के मंदिर की मरम्मत के लिए तथा शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए भी धन दिया था। टीपू ने श्रीरंगपट्टम के दुर्ग में स्थित रंगनाथ नरसिंह के मंदिरों की पूजा में भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक था जिसने पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को अंशतः अपनाया था और धार्मिक स्थिति में फिलहाल कोई उसने हस्तक्षेप नहीं किया था। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बन गया था। ध्यान रखें, फ्रांसीसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण दल था जैकोबिन क्लब, जिसका सदस्य बना था टीपू सुल्तान। टीपू ने श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और स्वयं को नागरिक टीपू कहलाना वो अधिक पसंद करता था। टीपू ने समकालीन विदेशी राज्यों से भी काफ़ी मैत्री संबंध बनाए रखे थे। उसने अरब, तुर्की, फ्रांस, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भी भेजे थे। टीपू ने 1796 ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया था और मैंगलोर, मौलिदाबाद और दाजिदाबाद में डॉकयार्ड की स्थापना भी उसने करवाई थी। टीपू विदेशी व्यापार को बढ़ाना चाहता था और उसको बढ़ाने के लिए उसने मस्कत,
औरमुज, जेद्दा और अदन में अपने व्यापारिक दूत भी नियुक्त कर दिए थे। टीपू के प्रशासन में प्रधानमंत्री या वजीर का पद नहीं होता था। देखिए, पीछे का जो काल अपन देखते हैं मुगल काल, उसमें राजा के बाद का एक महत्वपूर्ण पद था वजीर, लेकिन अब टीपू के शासन काल में वजीर का पद नहीं था। मीर आसिफ के अधीन 7 विभाग उसने छोड़ रखे थे। टीपू ने जमींदारी व्यवस्था त्याग दी और कृषकों से सीधा संपर्क स्थापित कर लिया और जमींदारों के पैतृक अधिकार समाप्त कर दिए थे। कृषकों को तकाबीन भी उसने दिए थे। भू राजस्व भूमि की उर्वरता और सिंचाई सुविधाओं के अनुसार ही 1/3 से आधे तक लिया जाता था। अंग्रेज लेखक है वो टीपू को सीधा साधा देते कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों की नज़र में वो बहुत ही एक क्रूर और अंग्रेजों के खिलाफ करने वाला शख्स था। और उसी के समय तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो 1790 से 92 ईस्वी के मध्य हुआ था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों और निजाम तीनों ने मिलकर एक त्रिमैत्री संगठन तैयार कर लिया था, और ये त्रिमैत्री संगठन है वो मिलकर टीपू के खिलाफ चला रहा था। और उन्होंने टीपू पर यह आरोप लगा दिया कि टीपू फ्रांसीसियों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध वो षड्यंत्र रच रहा है, और ये आरोप लगाकर उन्होंने टीपू पर आक्रमण कर दिया। लेकिन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण था टीपू द्वारा 1789 में ट्रावनकोर राज्य पर आक्रमण कर लेना। दरअसल ट्रावनकोर अंग्रेजों का एक मित्र राज्य था। टीपू मिडोज के नेतृत्व वाली सेना से पराजित हो गया और मार्च 1792 ईस्वी में अंग्रेजों और टीपू के बीच एक संधि हो गई, और यह संधि इतिहास में श्रीरंगपट्टम की संधि के नाम से चर्चित हुई, जो मार्च 1792 में हुई। इस श्रीरंगपट्टम की संधि के तहत टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेज व उसके सहयोग को देना तय कर लिया। इस प्रकार श्रीरंगपट्टम की संधि टीपू सुल्तान के लिए एक मुश्किल भरी थी। अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार के इलाके प्राप्त हो गए, जबकि मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर के हिस्से मिले थे, और निजाम है उसको पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भूभाग मिला था। इसके अलावा युद्ध के हर्जाने के रूप में भी टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए देने का वचन देना पड़ा था। और अंग्रेजों ने यह भी शर्त रख दी थी कि जब तक 3 करोड़ रुपयों का भुगतान टीपू सुल्तान की तरफ से नहीं होगा, तब तक टीपू सुल्तान के 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। इनमें से एक पुत्र का नाम अब्दुल खालिक था और दूसरे पुत्र का नाम मुइजुद्दीन था। इस प्रकार 2 पुत्र अंग्रेजों के पास जमानती तौर पर रख दिए गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टम की संधि की थी और कहा था कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया है। देखो, ये भी ध्यान रखो, ये दौर चल रहा है 1790 से 92 का, और यहाँ अंग्रेज जनरल है कॉर्नवालिस। देखिए, अंग्रेज जनरल कॉर्नवालिस ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सेना की तरफ से हार कर आ चुका है, लेकिन उसने कार्य अच्छा किया था, इसलिए उसे भारत की ओर भेजा गया था, और अब वही कॉर्नवालिस यहाँ आया हुआ है और टीपू सुल्तान को उसने हरा दिया है। अब आगे होता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1799 ईस्वी में होता है। इस युद्ध के समय टीपू ने नेपोलियन से पत्र व्यवहार किया था और फ्रांसीसी सहयोग समर्थन लेने का उसने प्रयास किया था, और नेपोलियन ने सहायता का आश्वासन भी टीपू सुल्तान को दिया था, क्योंकि टीपू है वो फ्रांसीसियों की मदद ले रहा था और फ्रांस है उसका ब्रिटेन के साथ संघर्ष चल रहा था। अंग्रेजों ने निजाम और मराठों से युद्ध में प्राप्त लाभ को 3 बराबर भागों में बांटने का एक समझौता कर लिया था। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में वेलेस्ली, हैरिस और स्टुअर्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने एक बार फिर टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया था। स्टुअर्ट ने
सदापीर के युद्ध में तथा हैरिस ने मलावली के युद्ध में टीपू सुल्तान को हरा दिया और 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान लड़ता हुआ ही मारा गया। कनारा, कोयम्बटूर, वेनाड, धारपुरम और श्रीरंगपट्टम को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। मैसूर को जीतने की खुशी में वेलेस्ली को आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने मार्क्विस की उपाधि प्रदान की थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर की विलय के बाद गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने एक घोषणा की थी और उसने घोषणा की थी कि पूर्व का साम्राज्य अब हमारे पैरों में है। तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर जीतने के बाद वेलेस्ली के द्वारा कही गई बात थी। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के एक बालक कृष्ण राय को मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया और टीपू सुल्तान के परिवार के सभी सदस्यों को वेलूर में कैद कर दिया गया। लॉर्ड बेंटिंग ने बाद में कुशासन के कारण 1831 में मैसूर का प्रशासन है वो कंपनी के हाथों में ले लिया था। देखो 1818 ईस्वी के बाद कंपनी ने सहायक संधियों के नाम ले लेकर अनेक रियासतों पर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया था और कुछ रियासतों पर कुशासन का आरोप लगाकर भी उन्होंने उनको अपने अधीन किया था। अवध भी ऐसा ही कुशासन के कारण उनके आधिपत्य में आने वाला था और मैसूर पर भी उन्होंने ऐसा ही हथकंडा अपनाया था 1831 में। लॉर्ड रिपन ने 1881 में बेंटिंग द्वारा हड़पे गए मैसूर राज्य को पुनः पुराने राजवंश को लौटा दिया गया था। इस प्रकार उसने मैसूर के अस्तित्व को पुनः बहाल करने का प्रयास किया था। आइए अब जानते हैं टीपू सुल्तान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन। गीदड़ की तरह 100 साल जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन का जीना। जी हाँ, ये इतिहास प्रसिद्ध कथन है शेर मैसूर कहलाने वाले टीपू सुल्तान का, जिसने अपनी इस बात को कायम किया और कभी भी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके और जिंदगी भर उनके साथ संघर्ष करता रहा और हर संभव प्रयास किया कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल सके। इस तरह वो वाकई एक शेर मैसूर या शेर की तरह जिया था। अब जानते हैं शेर मैसूर टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में। हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक शेर मैसूर नाम से सुल्तान हुआ है और वो हुआ है टीपू सुल्तान, जिन्होंने मैसूर में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ये हैदर अली का पुत्र था जिसने 1782 से 1799 तक शासन किया था। उसके पास एक विशेष प्रकार के स्टील से बनी हुई वुड्स स्टील से बनी हुई एक तलवार थी जो बहुत तेज थी और वो अपने युद्धों में उसी का इस्तेमाल किया करते थे। उसकी उस तलवार का नाम था सुलेखा तलवार। 1799 के अंदर जब श्रीरंगपट्टम के युद्ध में उनकी हत्या कर दी गई तो अंग्रेज इसे लूटकर ले गए थे। लंदन के अंदर मई 2023 के अंदर उनकी यही सुलेखा तलवार लगभग 140 करोड़ रुपए में नीलाम हुई थी, जो कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड नीलामी थी शेर मैसूर सुलेखा। तो ये थी आज की कहानी टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली के बारे में, जिन्होंने साम्राज्य को स्थापित करने का प्रयास किया लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने पड़ गए थे। लेकिन इन्होंने मैसूर में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने का अपना पूरा योगदान दिया था। तो आज की कड़ी में मैसूर और अंग्रेजों की संबंध की इस चर्चा के पश्चात अगली कड़ी में हम बात करेंगे सिख साम्राज्य और अंग्रेजों के संबंधों की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।